क्या जमाना आ गया है भाई। किसी समय 150 रन भी डिफेंड हो जाया करते थे, लेकिन आज के जमाने में तो 200 प्लस भी चेज हो जाता है। टोटली अनबिलीवेबल। अब ये तो वही बात हो गई कि गाड़ी अगर कहीं पेड पार्किंग में भी लगा दी जाए तो भी सेफ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे T20 में, जहां रनों का मेला लगा। फास्ट हिटिंग मास्टर क्लास देखने को मिली, एक के बाद एक हर कोई अपनी भूमिका निभाता चला गया। किफायती बॉलिंग, विस्फोटक बल्लेबाजी, तगड़ी फिनिशिंग, क्लूलेस कप्तानी, ओवर यूजिंग, अंडर यूजिंग, कल सब देखने को मिला। पर मुझे इस मैच की 5 घटनाएं बड़ी आश्चर्यजनक लगी और मेरे मन में इनको लेकर के सवाल उठ गए कि भले ही भारत जीत गया, लेकिन ये बातें अभी तक बार बार हाईलाइट हो रही हैं, क्योंकि यही तो की पॉइंट्स थे कल के मैच के। कल भारत ने पहले बैटिंग करते हुए धुआं कर दिया। पहले तो आते अभिषेक ने कोट दिया। तारीफ तो बनती इस बंदे की, चाहे पास हो या फेल, ये कभी अपनी स्टाइल चेंज नहीं करते, हमेशा रन बनाने को देखते हैं। तभी तो हमने पावर प्ले में 70 रन ठोक दिए, तो इस हिसाब से अपना स्कोर 240 के करीब जाना चाहिए था। लेकिन जो बीच के ओवर्स में बॉलर्स का अच्छा कमबैक हुआ, उसमें हम बंध गए और मामला 219 तक ही सिमट गया। आखिरी ओवर में आए सिर्फ 4 रन, वरना 230 प्लस पक्का था। मगर स्कोर भी कुछ कम नहीं था, अच्छा खासा रन रेट रखा, बढ़िया प्रदर्शन रहा। अभिषेक की 200 के स्ट्राइक रेट से 50, तिलक वर्मा का ताबड़तोड़ शतक। उसके बाद भी इस स्कोर को लगभग साउथ अफ्रीका चेज कर ही गया था। हर ओवर के साथ टेंशन बढ़ रही थी जब क्लासन का बल्ला चल रहा था, मगर सरप्राइज पैक निकले मार्को एंसन। सिर्फ 17 बॉल्स में 54 रन ठोक दिए। 46 रन तो बाउंड्री के ही थे, वो इन्हीं की जिंदा दिली थी जिसने आखिरी 4 ओवर में 77 रन लगभग चेज कर दिए थे। वो तो जेराल्ड कोटजे से कल कनेक्ट नहीं हुई, ना ही कल मिलर और स्टब्स का दिन था। कल दोनों ही घिसते पिटते सिर्फ रन बॉल खेल सके, वरना शायद आखिरी ओवर से पहले ही हमारा काम तमाम था। खैर, ऐसे मैच तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन सवाल रह जाते हैं कि आज के जमाने में सेफ स्कोर क्या है। कितने रन कम से कम एक टीम को बनाने चाहिए जिसे हम सेफ माने, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हो गया। जहां पिछले मैच में 125 भी ट्रिकी था, यहाँ पर 220 भी इजी था। अब आप ही कमेंट करके मेरी इस दुविधा को सुलझा सकते हैं। भाई, अभी तो पिछली 2 सीरीज से आपको, हमें, यहाँ तक कि कुछ खिलाड़ियों को भी लॉलीपॉप दिया जा रहा है नई जोड़ी का, जो अलग अलग प्लेइंग 11 और एक्सपेरिमेंटल बैटिंग ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं हर मैच में। जैसे संजू और अभिषेक भी कल नंबर 3 पर तिलक आए और शतक बना दिए, तो अब क्या उनका लेवल चेंज करना चाहिए? भाई, आइडली तो जब कोई इतना अच्छा परफॉर्म करे किसी नंबर पर, तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना चाहिए डिमोट करके। पर यहाँ मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अभी तो गिल, पंत और यशस्वी टेस्ट में बिजी है, पर इनके आते ही क्या ये डायरेक्ट प्लेइंग 11 में नहीं खेल जाएंगे? गंभीर ने तो कसम खाई थी गिल और जायसवाल से ओपनिंग कराने की। फिर संजू का क्या होगा, ये जानते हुए भी कि उन्होंने बेहद मुश्किल काम आराम से करके दिखाया था, यानी 2 मैच में लगातार 100। हालांकि फिर 2 में 0 भी बनाया, लेकिन परफॉर्मेंस तो दी है भाई। अभिषेक को तो आप लेक ऑफ पेशेंस या फिर लप्पेबाजी के चलते बाहर कर देंगे, क्योंकि बॉलिंग उनसे कराएंगे नहीं। ऋतुराज को टीम में खिलाएंगे नहीं। वर्ल्ड कप में पंत 3 नंबर पर खेले, यहाँ पर तिलक और उससे पहले कप्तान सूर्या खेल रहे थे। तो किस किस के बैटिंग ऑर्डर चेंज होंगे, किस किस को आप ऊपर नीचे करेंगे? क्या तब भी हम हार्दिक और रमनदीप या फिर नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में साथ साथ देखेंगे? क्या जसप्रीत बुमराह, शमी के आते ही आप किसी का पत्ता तो साफ नहीं कर देंगे? क्या आप कुलदीप के आते बिश्नोई को बाहर तो नहीं कर देंगे? क्या शिवम दुबे का करियर खत्म हो जाएगा? अगर नहीं तो भाई कहाँ खिलाएंगे और किसकी जगह खिलाएंगे? रियान पराग का क्या होगा? मयंक यादव ठीक हो गए तो क्या उनकी जगह बनेगी? क्या उमरान कभी भी वापसी कर पाएंगे? ऐसे करोड़ों फैंस के मन में सवाल हैं। अब एक बार टेस्ट सीजन खत्म होने दीजिए, तो ये सब देखना दिलचस्प रहेगा कि 2026 T20 वर्ल्ड कप का रोड मैप कैसा होगा। जो कल टीम खेली, इसमें से कौन कौन होगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ बदलने वाला है। भाई, कल तो कमाल हो गया, क्योंकि अभिषेक चल गए, और जब अभिषेक चलते हैं तो रन रेट बहुत हाई रहता है। दूसरी बात, ये आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे, है तो वैसे ही सुपर पॉजिटिव डैशिंग प्लेयर, पर दिक्कत ये है कि यार बॉल को बाउंड्री मारने की सोचते हैं, जो बेहद ही हाई रिस्क वाला क्रिकेट है। कल तिलक भी अपने पर आ गए। अब ये हैं असली तिलक जिन्हें हम जानते हैं। मगर सूर्या भाई को क्या हो गया? मतलब जो किसी समय T20 का नंबर 1 प्लेयर हुआ करता था, जिसके खौफ से गेंदबाज थर-थर कांपते थे, जिसकी किसी समय T20 क्रिकेट में 180 के इर्द-गिर्द स्ट्राइक रेट हुआ करता था, आज वही 170 के करीब पहुंच गया है। पिछली 3 पारियों में कप्तान साहब बिल्कुल फ्लॉप रहे। बल्ले पे गेंद उस तरह से नहीं आ रही। कप्तानी में भी कुछ अजीबोगरीब डिसीजन। भले ही हम 3 में से 2 मैच जीते, पर गेंदबाजों का कॉलम देख करके ही ये साफ अनुमान लग जाएगा कि कितने ब्लंडर हो रहे हैं। अक्षर पटेल का अंडर यूज, रमन को कल बॉलिंग ही ना देना, वगैरह वगैरह। कप्तानी का चाव होना तो अच्छा है, लेकिन इतना दबाव नहीं आना चाहिए कि आपकी सोच और परफॉर्मेंस दोनों में दिक्कत आने लगे। अब इनकी तो चल गई कप्तानी है, लेकिन रिंकू सिंह और हार्दिक को क्या हो गया? भाई, सब ठीक तो है ना? ये क्यों इतने डाउन हो गए? टोटली लॉस्ट नजर आए। पिछले कुछ मैचों से बल्ला शांत हो गया। इनके ना चलने से 20-30 रन शॉर्ट पड़ गए। ध्यान रखिए, आपकी फॉर्म हमारे लिए बहुत ही कीमती है। अब एक बात तो साफ हो गई, जिस तरह से बिन बिटिया आंगन सूना है, स्वर्ग अधूरा है, ठीक वैसे बुमराह बिना हमारी डेथ बॉलिंग बिल्कुल ही फटीचर नजर आती है। मजा ही नहीं आता, बिल्कुल RCB बन करके रह जाती है। यही कारण था कि कल साउथ अफ्रीका इतना क्लोज आ गया, वरना हमारे सामने जब किसी को 4 ओवर में 77 रन 2 में क्यों चाहिए, वहाँ से गेम ऑन हो ही नहीं सकता। वो भी तब जब आप क्लासन और मिलर को आउट कर दें। सामने 6 विकेट डाउन हो रखे हैं। नो डाउट जॉनसन एक्सेप्शनल थे, पर हमारी बॉलिंग भी साधारण रही, वरना सिर्फ 11 रन के अंतराल से इतने छोटे मार्जिन की जीत का कोई सवाल ही नहीं बनता। भले साउथ अफ्रीका हारी हो, लेकिन ये लोग कल
लड़ करके हारे और ये जीत से कम नहीं। कड़वा है मगर सच है। हार्दिक और वरुण ने कल गेंद से 50 मारी। वरुण से याद आया, इन्होंने दूसरे T20 मैच में 5 विकेट झटके थे और 17 ओवर में 88 पर साथ ही साउथ अफ्रीका। 4 ओवर में 37 रन चाहिए थे और सिर्फ 3 विकेट चाहिए थे। वहां पर आवेश होलसेलर और हर्षदीप ने जो तांडव किया, 3 ओवर में 40 रन दे दिए। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है डेथ बॉलिंग इंप्रूव करने की, वरना नामी टीमें ऐसे ही एक्सपोज करती रहेंगी हमें और कभी कभी छोटी टीमें भी जज्बाती हो सकती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं कि एक ऑलराउंडर की परिभाषा क्या है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा वो बंदा जो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी सक्षम हो। और फील्डिंग तो 11 के 11 प्लेयर्स ही करते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी तो वही है जिसमें काबिलियत हो बल्ले से भी गेंद से भी मैच का रुख पलटने की, जो जानता हो कि कब कहां से मैच जिताना है। लेकिन ये कैसे ऑलराउंडर है जो कभी कभी बॉलिंग करते हैं। अब ऐसे खिलाड़ी भारतीय सरजमी पर ही पाए जाते हैं। कप्तान कोई भी हो, परंपरा वही रहती है, प्लेयर के नाम के आगे लिखा रहेगा ऑलराउंडर, पर वो बॉलिंग नहीं करेगा या करेगा 1-2 ओवर। ये कहानी थी कल से पहले अक्षर पटेल की, और कल क्या बदला। रमनदीप सिंह को ही देख लीजिए, 7 नंबर पर खिलाया, बॉलिंग फिर नहीं दी। आपके पास अभिषेक शर्मा है, रिंकू के रूप में विकल्प है, फिर भी आप 5 को घिसने लगे। कल सब पिट रहे थे सिवाय अक्षर के, कोई कम कोई ज्यादा। तो ऑलराउंडर कहने का फायदा ही क्या जब बॉलिंग ही नहीं करानी। दूसरी टीम में नंबर 9 पर कॉर्जे भी बैटिंग में ठोक रहे हैं हर बार। मतलब कि अपोजिशन अपने प्लेयर्स को ऑलराउंडर और हम अपने ऑलराउंडर को बैटिंग के ऊपर कुछ देते ही नहीं। तो ये क्या बात हुई। हालांकि कल हमने ये मैच जीत लिया, लेकिन अभी भी जरूरत है कई चीजों में सुधार करने की, क्योंकि अगर हारेंगे तो यही सारी कमियां खलेंगी। एक बार नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ी गुंजाइश है सुधार की, और अनिश्चितता के करियरों को देखते हुए हमारी टीम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी कमजोरियों पर काम करें और अगले मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करें। वैसे कल के मैच में एक अजीबोगरीब घटना और हुई, जब करीब 15 मिनट के लिए खेल डिस्टर्ब हुआ। वजह बहुत अजीबोगरीब थी। देखिए, ऐसी घटनाएं बहुत रेयर होती हैं। इस पर ऑलरेडी हम क्रिक माइंड पर एक वीडियो ला चुके हैं। यकीन मानिए आपको ये वीडियो देख करके बहुत ही मजा आएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।